स्वप्न जो कैक्टस बन गए। मीनू एक बहुत गरीब परिवार की लड़की थी। उसके घर में पेट भर के खाने को भी नहीं था, पर बचपन से उसको पढ़ने का बहुत शौक था। उसके माता पिता भी भरसक कोशिश करते थे कि उसको कॉपी किताब मिल जाए। वह एक समय का खाना नहीं खाते थे, पर मीनू की पढ़ाई का सामान ला कर देते। उन्होंने मीनू का नाम अपने गांव के स्कूल में लिखवा दिया। वो बहुत अच्छा पढ़ने लगी। वो अपने शिक्षिकाओं को भी आश्चर्यचकित कर देती थी अपनी पढ़ाई से। जब सब बच्चे खेल रहे होते तब वो पढ़ती थी। पूरा गांव और स्कूल ये कहता कि मीनू कुछ करके दिखाएगी। उसके माँ बाप यही उम्मीद लगाए हुए थे। मीनू धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, अपने हुनर को बिखेर रही थी। 8वीं के बाद उसको दूसरे गांव में जाना था। उसके माँ बाप को डर लग रहा था दूर भेजने पर, किंतु मीनू की उत्सुकता, उसके हुनर को देखकर वो चुप हो गए और उसको भेजने को तैयार हो गए। मीनू रोज बस से दूसरे गांव जाने लगी। उसको जरा भी डर नहीं लगता था। उसने दूसरे गांव में भी अपनी प्रतिभा दिखानी शुरू कर दी। वहाँ भी वो सबकी दुलारी बन गई। वो हर इम्तहान में अव्वल आती। हाई स्कूल और इंटर में भी उसने अपने ज़िले में टॉप किया। अब उसकी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना था, क्योंकि वो कलेक्टर बनना चाहती थी। वो जानती थी कि ये बहुत मुश्किल इम्तहान है। इसको 3 चरणों में देना होता है और हर चरण में पास होना होता है। पर मीनू अपनी धुन की पक्की थी। अब उसको पहले से ज़्यादा सुविधा मिलने लगी थी। घर में उसको मेज, कुर्सी, लाइट मिल गई थी। उसके माँ बाप ने उसको एक कमरा पढ़ने को दे दिया था। उसकी दुनिया वही कमरा था। वो उसमें रहती, खाती, पीती, सोती और इस तरह से समय बीत रहा था। मीनू ने बीए में प्रथम स्थान प्राप्त किया। यूएससी के प्रथम चरण में भी पास कर लिया। वो बहुत उत्साहित थी। उसका परिवार तो मोहल्ले में लड्डू बांट रहा था। मीनू ने अपने परिवार से कहा, इतना खुश ना हो, अभी इस इम्तहान के कई पड़ाव हैं। मीनू अपने दूसरे पड़ाव को पार करने के लिए मेहनत करने लगी। बहुत मेहनत से उसने अपना दूसरा पड़ाव भी कर लिया और अब मीनू के दिल में भी लड्डू फूटने लगे थे। उसको आशा थी कि वो इम्तहान तीसरे पड़ाव में भी पूरा कर लेगी। उसने पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत सावधानी और आत्मविश्वास से दिए। इंटरव्यू लेने वाले उसके आत्मविश्वास से काफ़ी प्रभावित थे। उनको उसके घर की स्थिति और वातावरण के बारे में पता चला तो वो लोग और भी प्रभावित हो गए और उसका यूपीएससी में चयन हो गया। घर वाले बहुत खुश थे। लड्डू बट रहे थे। ढोल बुला लिया गया था। पूरे मोहल्ले में जश्न का माहौल था। मीनू वो पहली लड़की थी जिसने इतनी बड़ी सफलता पाई थी। 10 दिन के बाद उसको ट्रेनिंग के लिए देहरादून जाना था। वो बहुत उत्साहित थी। उसको नींद नहीं आ रही थी। वो कल्पना में डूबी रहती और साथ में माँ के साथ देहरादून जाने की तैयारी भी कर रही थी। 10 दिन बीत गए। उसके पास ट्रेनिंग का कोई लेटर ही नहीं आया। उसने सोचा, हो सकता है कहीं गुम हो गया हो, आ जाएगा। ऐसा करते करते 10 दिन और बीत गए। वो और उसके पिता दोनों पोस्ट ऑफिस के चक्कर काटने लगे। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था उनके साथ ऐसा क्या हो रहा है। पता चला कि जिस लिस्ट में उसका नाम था वो लिस्ट कैंसिल हो गई। उसमें कोई किसी गलत नियुक्ति की वजह से और कुछ प्रॉब्लम की वजह से कैंसिल हो गई। केवल 78 लोग ऐसे थे जिनको सचिवालय में नौकरी नहीं मिली। वो बच्चे जो सपनों को संजोए बैठे थे। वो कोर्ट गए, पर वहाँ भी उनकी सुनवाई नहीं हुई। 2006 से लेकर 2024 तक वो बच्चे अपनी नियुक्ति के इंतज़ार में मरुस्थल के कैक्टस बन गए। उनकी ज़िंदगी कांटों से भर गई। उनके अंदर ना कोई उत्साह, ना कोई जीने की इच्छा बची थी। मीनू बिल्कुल चुप हो गई। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे। उसने स्कूल में नौकरी कर ली। वो बिल्कुल मुरझा गई थी। वो कैक्टस की भांति हो गई थी। वो यंत्रवत स्कूल जाती, चुपचाप कमरे में चली जाती। उसको अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं नज़र आ रहा था। वो अपने को रेगिस्तान में उगा हुआ कैक्टस समझती थी, जिस पर कभी कोई फूल ना खिला हो, जो किसी के लिए किसी काम का ना हो, लोग उससे दामन बचाकर चलते हों, ऐसा उसको लगने लगा था। मीनू एक दिन सोई तो उठी नहीं। सारे गांव में हंगामा हो गया। सब लोग नौकरशाही पे इसका इल्ज़ाम लगा रहे थे। मीनू तो दर्द से सुकून की दुनिया में चली गई थी, पर अपने पीछे यादों का कैक्टस छोड़ गई थी। दुनिया को ये बताने के लिए ज़िंदगी कैक्टस से के कांटों का दूसरा रूप भी है। सूनी दीवार पे नाम पड़ी थी रातें जला जला कर
सपनों को आंखों में सजा सजा कर हर इम्तिहान में रही अव्वल, फिर भी किस्मत रही बेहाल। सूची में नाम था पहले पन्ने पर बदल गई सूची। घर से गलती थी या षड्यंत्र कोई, किसी को परवाह नहीं थी। नारी के डर में आखिरी बार देखा था उसने, आकाश को चुपके से निहारा। कागज थमा न सका हाथों में तो जीवन को ही उसने उतारा। अब दीवार पे टंगी तस्वीर में एक मुस्कान जो स्थिर है, गुमसुम। कोई पूछे क्यों मर गई वो लड़की, तो उत्तर होता है सिस्टम गूंगा था और वो अनसुनी धुन। इस तरीके से बहुत सारे बच्चे हमारे देश में सरकार की असावधानी का शिकार बनते हैं और उनका जीवन कैक्टस की तरह हो जाता है। कांटों की छांव। अगर किसी को धरती पे नर्क देखना हो तो किसी बूचड़ खाने की ओर नहीं, बल्कि रेड लाइट एरिया की ओर रुख करना चाहिए। वहाँ ना चीखें सुनाई देती हैं, ना आंसू दिखाई देते हैं, बस चुप्पी होती है। गाढ़े सिंदूर, भारी मेकअप और टूटे मन की चुप्पी। ये कहानी सविता की है, जो कभी अपने घर की लाडली बेटी थी, आज एक संकरी गली के कोठे पर सिर्फ एक जिस्म बनकर रह गई। वो रात जिसमें सब कुछ बदल गया। कविता लखनऊ के पास एक छोटे से गांव की रहने वाली थी। पढ़ने में होशियार, व्यवहार में सीधी और सपनों से भरी आंखों वाली। 12वीं की परीक्षा के बाद उसके मामा ने उसे शहर ले जाने की बात कही। बोला तुझे कॉलेज में एडमिशन दिलवाता हूँ और कंप्यूटर क्लास भी। माँ बाप ने भरोसा कर लिया, लेकिन शहर पहुँचते ही उसकी ज़िंदगी का नक्शा बदल गया। एक सुनसान बिल्डिंग में ले जाकर उसे बंद कर दिया गया। पहले 2 दिन तक तो उसे खाने के लिए कुछ दिया ही नहीं गया। फिर सूखी रोटी और गंदी दाल मिली। तीसरे दिन सविता ने भागने की कोशिश की, लेकिन तभी 3 मर्दों ने मिलकर उसे पीटा, फिर एक कोठे की मालकिन को सौंप दिया। जब उसने चिल्लाकर कहा मुझे घर जाना है, तो उस औरत ने हंसते हुए कहा अब यही तेरा घर है और हर रात तेरा पति बदलेगा। शुरू के कुछ दिन तो सविता ने विद्रोह किया, भूखी रही, चिल्लाई, खुद को घायल कर लिया, लेकिन हर बार जवाब में या तो बर्बर पिटाई मिलती या बेहोशी की दवाएं। एक बार तो उसने जहर खा लिया, लेकिन डॉक्टर ने पेट साफ कर दिया। फिर से उसे उसी कोठे में पहुंचा दिया गया, क्योंकि पुलिस को भी पैसे मिलते थे। धीरे धीरे सविता की हिम्मत टूटने लगी। उसका चेहरा मुस्कुराता रहा, पर अंदर से कुछ मर चुका था। माँ बनने का भय और सच्चाई। कुछ महीने बाद सविता गर्भवती हो गई। उसे डर लगा कि उसका बच्चा इस नरक में कैसे पलेगा, लेकिन उस बच्चे का जन्म हुआ तब उसने पहली बार अपने जिस्म से अलग एक प्यार महसूस किया। अब वो हर रात एक आदमी की बगल में सोती, लेकिन अपनी खाट के नीचे अपने बच्चे को सुलाती। जब वो हंसती तो सिर्फ इस बात से कि उसका बेटा अभी सो रहा है, इस नर्क को जाने बिना। हर महीने 2-4 नई लड़कियां लाई जाती हैं। कई बार सविता देखती कि कोई लड़की सीधे कॉलेज ड्रेस में आई है, वो समझ जाती या तो अगवा की गई है या बेच दी गई है। कुछ हफ्ते तक वे लड़कियां भी विद्रोह करती, फिर एक दिन सविता की तरह चुप हो जाती। वो सविता से पूछती दीदी क्या यहाँ से कोई बाहर गया है, और सविता बस उन्हें देखती रहती, क्योंकि झूठ भी नहीं बोल सकती थी, सच भी सहा नहीं जाता। सविता अक्सर सोचती क्या मैं इंसान हूँ या सिर्फ एक देह? क्या फ़र्क है मुझ में और एक कैक्टस में? नहीं, कैक्टस तो फिर भी फूल देता है, मैं तो कांटों से लहूलुहान होती हूँ, उन्हीं कांटों पर सो जाती हूँ। हर रात 20 से 25 मर्द बिना नाम बिना एहसास के, हर सुबह वही बासी कपड़े, वही तिरस्कृत नज़रें, और फिर वही माँ जो अपने बच्चे को गोद में लेकर सोचती है इस नरक से बचा पाऊंगी इसे। एक दिन एक एनजीओ की कार्यकर्ता वहाँ आई। वो महिला अनुराधा बेहद साहसी थी। उसने धीरे धीरे कोठे की महिलाओं से बात करनी शुरू की। एक दिन उसने सविता को अकेले में बोला अगर तुम बाहर निकलना चाहो तो मैं मदद कर सकती हूँ। सविता को यकीन नहीं हुआ, पर जब उसने देखा कि अनुराधा सच में एक लड़की को वहाँ से निकाल ले गई और उसे सिलाई का काम सिखाया, तो उसके दिल में भी उम्मीद की किरण फूटी। कई महीने लगे बच्चे के लिए पैसों का इंतजाम, कोठे की मालकिन की नज़र से बचना और पुलिस वालों की रिश्वत, लेकिन आखिरकार एक दिन सविता कोठे से निकल गई बच्चे को लेकर। वो अनुराधा के शेल्टर होम में रही। कुछ सालों में सिलाई सीखी, फिर कढ़ाई, फिर कपड़ों का छोटा काम शुरू किया। आज
आज सविता किसी कोठे पर नहीं बल्कि एक छोटे से कपड़े की दुकान में बैठती है। वो अपने बेटे को स्कूल भेजती है और शाम को मंदिर जाती है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक दर्द झलकता है। वो मुस्कुराती ज़रूर है, पर वो मुस्कान उन कांटों की आदत बन चुकी है। वो कहती है, मैं कांटों की छाँव में पली हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटियों की पीढ़ी सिर्फ फूलों में खेले, क्योंकि हर औरत सिर्फ एक जिस्म नहीं, वो सविता भी हो सकती है, जो अंधेरे से उजाले तक खुद रास्ता बनाती है। ये कहानी सिर्फ सरिता की नहीं, हजारों ऐसी औरतों की है जो नरक में जीकर भी मुस्कुराना सीख जाती हैं। अंत में मैं अपने से ये प्रश्न करती हूँ, क्या स्त्री अपनी दुर्दशा की स्वयं जिम्मेदार है? ये बहुत ही संवेदनशील और दिमाग को उद्वेलित करने वाला विषय है। ऊपरी तौर पे दिखता है समाज में भी ये बहुत गहराई से समाज, संस्कृति, व्यक्तिगत सोच से जुड़ा हुआ है। इसका उत्तर पूरी तरह नहीं दिया जा सकता है। इसको हम संतुलन और विवेक के साथ देखना होगा। हमको ये तो स्वीकार करना ही होगा कि सदियों से स्त्री एक सत्तात्मक समाज में जीती आ रही हैं, किंतु उनको पुरुषों से कमतर माना गया है। शिक्षा, संपत्ति, स्वतंत्रता और निर्णय लेने का अधिकार उनसे छीन लिया गया है। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा जैसी रूढ़वादी मानसिकता उनको जकड़ती रही है। इन स्थितियों में वह अपनी परिस्थितियों का शिकार थी, ना कि कारण। पुरुष ने अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए स्त्री को बंधन में जकड़ लिया। अगर हम ये कहें कि अपनी दुर्दशा को वो जानती थी, तो ये उनके ऊपर अन्याय होगा। समय का पहिया जब चलता है तब परिस्थितियां बदलती हैं। अब जब समाज में स्त्रियों को अधिकार मिलने लगे, शिक्षा के अवसर भी मिलने, अपनी पहचान बनाने का मंच भी, तो अपनी वेदना को अपना हथियार बना लिया उसने। उनको घर की इज्जत कहकर चुप करा दिया गया। यही सोच समझ उनके लिए बेड़िया बन गई। पर आज की नारी अब इन बेड़ियों से लड़ना सीख गई है और वो अपने आप को इनसे बाहर निकालने की जद्दोजहद भी करने लगी है। राजनीति में महिला आरक्षण कानून तो पारित हो गया है, परंतु जमीनी स्तर पर औरतों की भागीदारी सीमित है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी ग्रामीण और पिछड़े इलाकों की लड़कियां आज भी पीछे हैं। कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, घरेलू हिंसा जैसी समस्याएं ये साबित करती हैं कि समाज की सोच में अभी भी बदलाव की आवश्यकता है। ये भी सत्य है कि परिवर्तन हो रहा है। महिलाएं अब आवाज़ उठा रही हैं। समाज धीरे धीरे जाग रहा है। आने वाले समय औरतों के सम्मान और आत्मनिर्भरता का होगा। औरतों का स्थान आदमियों से कम नहीं है, परंतु समाज में उनको पूरी तरह से वो स्थान नहीं मिला है जो उनका हक है। और मुझे आशा और नहीं पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हमारी औरतें किसी भी डेवलप कंट्री की औरतों से कम नहीं होंगी। और अब मेरे ही सामने ये हम दिख रहा है कि औरतें अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। और मेरे भगवान से प्रार्थना है और औरतों से भी हाथ जोड़ के यही मैं कहना चाहती हूँ कि आप अपने को ऊपर उठाइए, अपने आप के लिए जो कुछ कर सकती हैं वो करिए, पर अपनी मर्यादाओं का भी ध्यान रखिए और एक स्वस्थ समाज को बनाने में अपना योगदान दीजिए। मेरा बस यही कहना है। धन्यवाद।